हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ। 2 मिनट वेट कर लेते हैं जिससे कि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चले तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज के सेशन की खास बात क्या है कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर होने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिश्ता है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते की बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो शब्द होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। दैट वी टॉक ऑफ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो डूअर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट सिंपली वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा द 2 shops आर स्पेशियस। 2 दुकानें स्पेशियस हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा शी इज वर्किंग हार्ड। वो मेहनत कर रही है। एक सेंटेंस मैंने लिखा जस्ट नियर द स्टेशन आर देयर 2 shops। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा है? विच इज द सब्जेक्ट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशियस कौन है? किस में बहुत जगह है? वर्ब जिसके बारे में बताती है वो सब्जेक्ट होता है। तो स्पेशियस क्या है? ये दोनों दुकानें। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। चलो, कौन मेहनत कर रहा है? कौन मेहनत कर रहा है? हु इज वर्किंग हार्ड? शी। सब्जेक्ट क्या हो गया? शी हो गया। स्टेशन के पास क्या है? स्टेशन के पास क्या है? आर देयर। तो क्या है? 2 दुकानें हैं। तो सब्जेक्ट फिर से क्या है? सब्जेक्ट 2 shops है। तो जितने भी लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा या सब्जेक्ट हमेशा डूअर होगा, ऐसा नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? सब्जेक्ट जो आप लोग बोलते हो ना हिंदू में, मैम वर्ब का सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे होते हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। एक सेकेंड, मैं ना जरा स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ। जस्ट 1 second। हाँ जी, चलो इतनी बात समझ में आई किसी को? कोई भी दिक्कत यहां तक? चलिए लेट्स मूव अहेड। अगली टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? अब कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन किसके हिसाब से आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि वर्ब जो होती है ना,
वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई, तो आई के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं? एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? यू के साथ हम आर लगाते हैं, वर लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम बाकियों की बात करें, ही की, शी की, इट की, राम की, सिंगुलर की बात करें, तो इन सब के साथ क्या लगता है? इज लगता है, वॉज लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है। अगर हम दे की बात करें या किसी भी प्लूरल चीज की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो हम इन सब के साथ क्या लगाते हैं? इन सब के साथ हम वर लगाते हैं, आर लगाते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो बेसिकली चेंजेस यही होते हैं कि जहां पे सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग होता है। इसके अलावा बाकी सब में सेम होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो अगर, या फिर अगर हैड लगा हो, अच्छा इसमें हैज और हैव भी ऐड कर लो। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। इन सब के साथ हैज लगता है और इन सब के साथ हैव लगता है। तो यहां पे इस पॉइंट पे चेंजेस होते हैं। मतलब आई के साथ ये सारे लगेंगे, थोड़ा सा बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बट आई होप समझ में आ जाएगा। यू के साथ ये सारे लगेंगे, ही शी इट के साथ ये सारे लगेंगे, और दे के साथ ये सारे लगेंगे। इसके अलावा जितनी भी वर्ब्स लगती हैं वो सबके साथ सेम लगती हैं। वर्ब सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल सब में सेम लगेगी। हैड अगर लगा होगा तो सिंगुलर प्लूरल सब में सेम लगेगा। विल और शैल लगा होगा तो वो सिंगुलर प्लूरल सब में सेम लगेगा। ये फर्क में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ यही वर्ब्स होती हैं जो चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एवरीवन, आते हैं अब कॉन्सेप्ट्स पे। अच्छा मैं ना आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पूरा पढ़ाऊंगी, या फिर जो बच्चे नए हैं ग्रामर ग्रंथ में, हम ना पूरा का पूरा ग्रामर इस पूरे के पूरे बैच में हम कैसे पढ़ने वाले हैं? हम एप्लीकेशन से पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब एप्लीकेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख रही हूं, आप लोग मुझे बताना कि वहां पे इज आएगा या आर आएगा। ठीक है, मैंने लिखा राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, राइस एंड करी डैश a good breakfast, a good lunch. Bread and butter. इस और आर में ही बताना है आपको। Dash sold at this shop. Horse and cart dash waiting outside. चलो बताओ क्या क्या लग रहा है। लेट्स सी कितने लोगों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। नाउ लेट मी टेल यू दी आंसर्स। आंसर्स क्या है? यहां पे आर आएगा, यहां पे इज आएगा, यहां पे आर आएगा और यहां पे इज आएगा। कितने लोगों के चारों सही निकले? कर दिए घोटाले। चलो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम हर बार कॉन्सेप्ट को वैसे ही समझेंगे, पहले हम एग्जांपल देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स, व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड होते हैं? आर कनेक्टेड बाय एंड। किस शब्द से कनेक्टेड होते हैं? एंड शब्द से। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्ट होते हैं तो इसके आगे हम जो वर्ब लगाते हैं वो कैसी होती है? वो प्लूरल होती है। कैसी वर्ब होती है? प्लूरल होती है।
चलो, राइस एंड श्याम दो अलग अलग लोग हैं, एंड से कनेक्टेड है, तो हमने कौन सी वर्ब लगाई? हमने प्लूरल वर्ब को लगाया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या कहता है? ट्विस्ट कहता है व्हेन दीज टू सब्जेक्ट्स, जब ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स एक ही चीज को पॉइंट करते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है, पॉइंट टू वन थिंग। जब ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही चीज को पॉइंट करते हैं तो जो वर्ब हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? उस केस में वर्ब सिंगुलर हो जाती है। चलो, राइस एंड करी है, लंच का आइटम तो एक ही है। ऐसा तो नहीं कि राइस अलग आइटम है, करी एकदम अलग आइटम है, दोनों को मिला के खाओगे। राइस और दाल को मिला के खाओगे, राइस और करी को मिला के खाओगे तो आइटम तो एक ही बना। तो क्या लगाया? इज लगाया। चलो, अब मैम फिर यहां पे आपने आर क्यों लगा दिया? ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट दिस शॉप। मुझे बताओ, दुकान पे ब्रेड और बटर का एक ही पैकेट मिलता है या अलग अलग पैकेट मिलते हैं? ब्रेड का पैकेट अलग होता है, बटर का पैकेट अलग होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या लगाया? तो यहाँ पे हमने आर लगाया। हॉर्स एंड कार्ट इज वेटिंग आउटसाइड। ड्राइंग बनवाओगी मेरी? चलो, ये मान लो हॉर्स है, ये उसके पीछे की कार्ट है। तो बताओ, क्या ऐसा है कि हॉर्स पे बैठ के अलग जाओगे और कार्ट पे बैठ के अलग जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। हॉर्स और कार्ट पूरा का पूरा एक व्हीकल है, पूरा का पूरा एक ऑटोमोबाइल है, पूरा का पूरा एक व्हीकल है, एक ही तरीका है जाने का, तो दोनों एक ही है। तो वर्ब कैसी लगाई? तो उस केस में जो वर्ब लगाई वो हमने सिंगुलर लगाई। तो समझ आया कि कब एंड के साथ प्लूरल वर्ब लगती है और किस केस में सिंगुलर वर्ब लगती है। चलो, अब मैंने एक और सेंटेंस दिया। अब आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप लोग मुझे बताओगे। मैंने सेंटेंस लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश हर फेवरेट। उसका फेवरेट है ब्रेड और बटर। मैंने एक और लिखा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। ऑप्शंस दिए इस वाले स्टेटमेंट में आपको इज और आर, इस वाले में आपको दिया वेट और वेट्स। बताओ क्या लगाऊं? मैम बात कुछ ऐसी है, ब्रेड और बटर उसका फेवरेट है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि वो बटर को अलग से खाती होगी, ब्रेड को अलग से खाती होगी। ब्रेड में बटर को लगा के खाती होगी। ब्रेड और बटर एक ब्रेकफास्ट होगा जो उसका फेवरेट होगा। तो यहां पे क्या लगाया? इज लगाया। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ये कहावत है। इस कहावत का मतलब होता है समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो टाइड का मतलब जो पानी ऊपर नीचे जाता है, वेव्स जो होती हैं समुद्र की जो ऊपर नीचे जाती है, उसको टाइड बोलते हैं। तो टाइम एंड टाइड हालांकि दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब समय से ही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो बात एक ही चीज की हो रही है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो हमने क्या लगाया? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नाइट। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 सभी को क्लियर है? आई होप यस। चलो, आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर भी एक सब कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश कम। बताओ इसमें हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? अभी आपके पास दो ही ऑप्शंस दे रही हूं, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, सिंपल सी बात। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर डैश कम। मैंने एक और लिखा, द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर डैश कम।
एक और मैंने सेंटेंस लिखा, द टीचर एंड स्टूडेंट डैश कम। बताओ कहां हैज लगाऊं, कहां हैव लगाऊं? वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लोगों की बात हो रही है और अगर दूसरे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ए एन या दा नहीं लगा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनना, दूसरे सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल ए एन या दा नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही मेरा फ्रेंड है और वही मेरा भाई है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि अगर दो सब्जेक्ट्स यूज हो रखे हैं, दोनों एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा, यहां वाले आर्टिकल से। अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैज लगाया। तो माई फ्रेंड एंड ब्रदर हैज कम। चलो अगले पे देखते हैं, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर। अब दो अलग अलग लोग हैं, यहां पे आर्टिकल लग गया, यहां पे आर्टिकल लग गया, इसका मतलब क्या है, अब ये दो अलग अलग लोग हो गए। अब ये दो अलग अलग लोग हो गए तो यहां पे क्या आया, हैव आया। कोई परेशानी कि फर्स्ट में मैंने हैज क्यों लगाया और सेकंड में मैंने हैव क्यों लगाया? आई होप सभी को क्लियर है। चलो अब इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है कि ये आर्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ेगी। पहले मुझे बताओ, क्या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, हमने आर्टिकल देखा तो आर्टिकल नहीं था तो हमें लग रहा था कि एक ही इंसान की बात हो रही है, लेकिन क्या ये एक ही इंसान हो सकते हैं? क्या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सेम हो सकते हैं? एम्प्लॉयर जॉब देने वाला, एम्प्लॉय जॉब लेने वाला, तो क्या ये सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी है कि ये एक इंसान तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हैव आएगा। सेम इज द केस विथ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर है तो स्टूडेंट दूसरा होगा, स्टूडेंट है तो टीचर होगा, इसका मतलब है ये दोनों भी एक ही इंसान नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी हैव आएगा। तो आपके फाइनल आंसर्स क्या हो गए चारों, हैज, हैव और हैव। कोई परेशानी है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो क्या कहता है, क्या कहता है इसके अंदर का सब कॉन्सेप्ट? हाँ मुझे पता है सबका गलत निकला होगा, आई एम प्रीटी श्योर सबका गलत निकला होगा, क्योंकि हम तो रट लेते हैं कि सेकंड वाले से पहले आर्टिकल है तो दो अलग अलग लोग हैं, नहीं है तो एक ही इंसान है, बट रटने से काम नहीं चलता। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है इफ देयर इज एन आर्टिकल बिफोर द सेकेंड सब्जेक्ट, अगर सेकेंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है तो देयर आर टू पीपल, तो उस केस में क्या है, दो लोग हैं। इफ देयर इज नो आर्टिकल बिफोर द सेकेंड सब्जेक्ट, अगर दूसरे सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, उस केस में आप ये नहीं कह सकते एक ही इंसान होगा। जनरली देयर वुड बी वन पर्सन, जनरली तो एक ही इंसान होगा, बट यू विल हैव टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आपको अपनी सूझबूझ भी लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो दिस वॉज एंटायर कॉन्सेप्ट नंबर 1, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही था जो सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आर्टिकल है सेकेंड सब्जेक्ट के आगे भी तो डेफिनेट सी बात है दो लोग हैं, लेकिन अगर आर्टिकल नहीं है तो ज्यादातर केस में एक ही इंसान की बात हो रही होगी, बट सेंटेंस को पढ़ भी लेना, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगा देना।
अगर दो, वो एक इंसान नहीं हो सकता तो उस केस में भी वो दो लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट एक ही इंसान नहीं हो सकता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। जिस टाइम पे कोई एक टीचर होगा तो दूसरा स्टूडेंट ही होगा, जिस टाइम पे कोई एक एम्प्लॉय होगा दूसरा एम्प्लॉयर ही होगा। क्लियर सभी को? एवरीवन, कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। नहीं, एक टाइम पे नहीं हो सकती। अभी टीचर हूं, जब पीएचडी करने के लिए जाऊंगी तो स्टूडेंट बन जाऊंगी, बट एक ही टाइम पे टीचर और स्टूडेंट दोनों नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डोंट वरी बेटा, मैंने ना आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं ना, उनका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, और वो हम सारे क्वेश्चंस यही ग्रामर ग्रंथ में ही सॉल्व करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। बट उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। आप लोगों ने मुझे पीएचडी की याद दिला दी यार, दिल के दर्द हरे कर दिए। प्रेजेंटेशन की याद दिला दी, 26-27 को प्रेजेंटेशन है मेरी, डिले हो गई थी। चलो, और काम मैंने 0 किया है अभी तक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं, इनके मीनिंग्स क्या है, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझेंगे। तो ईदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर वो। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही ये और ना ही वो। और का मतलब होता है या। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। मुझे बल्कि लिखना नहीं आता, कैसे लिखते हैं बल्कि? ऐसे, बल्कि वो भी। एक बार देख लेना मैंने सही लिखा है नहीं सही लिखा, बल्कि। हाँ, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, जब भी ये चारों दे रखे होंगे, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जो आपकी वर्ब होगी इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब जो होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग आउटसाइड, या तो राम या उसके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। मैंने लिखा नॉट ओनली सुषमा बट ऑल्सो रवीना डैश थ्रोइंग अ पार्टी। ना केवल सुषमा बल्कि रवीना भी एक पार्टी थ्रो कर रही है, पार्टी दे रही है। बताओ क्या क्या आएगा? सिंपल सा है मैम, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, रवीना, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, लप्पू सा कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी? जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 इजी सा है, ऐसे ही इजी सा कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। मुझे बताना क्या क्या वर्ब लगाऊं मैं, कहां कहां। राम as well as his friends dash going outside. Dholu along with his brothers dash very weak. The principal
together with the teachers dash entering. बताओ, entering the class, कहां पे क्या क्या लगाऊं? क्या आएगा? इज सब में इज और इज आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्टेड हो, अलोंग विथ से कनेक्टेड हो, टुगेदर विथ से कनेक्टेड हो, इन एडिशन टू से कनेक्टेड हो, सिर्फ विद से कनेक्टेड हो, अपार्ट फ्रॉम से कनेक्टेड हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट तो आपका यही रहता है, मेन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही रहता है। इसका मतलब वर्ब किसके हिसाब से आती है? वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब कहती है कि नजदीकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क पड़ता है अपने मेन इंसान से, अपने मेन सब्जेक्ट से। तो मेरे नजदीक कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे फर्क है मेन सब्जेक्ट से। क्लियर सभी को? कोई भी परेशानी दुविधा हो तो पूछते हुए चलना। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पहले। ईच स्टूडेंट ऑफ माइंड डैश टैलेंटेड। Each of the students dash talented. Either of the students dash talented. Neither student dash talented। बताओ कहां पे इज लगाऊं, कहां पे आर लगाऊं? सभी के सभी पापी हैं। जो कह रहे हैं आर लगाओ, इधर इज लगाओ, इधर आर लगाओ, सब पापी हैं, सब जगह इज ही आएगा। इज एंड इज। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है जब भी ईच हो, एवरी हो, ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स हर एक, ईदर, ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक, नीदर, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। सब में देखो एक आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रत्येक, एक, हर एक, एक, दो में से कोई भी, तो एक ही मतलब, दो में से कोई भी नहीं, मतलब जीरो। इन सब के साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? इन सब के साथ आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। तो ईच स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट, नीदर, सब के केस में कैसी वर्ब आएगी? सब के केस में सिंगुलर ही वर्ब आएगी। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? आई होप नहीं है। चलो अब मैम ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है ये बता दो। चलो समझते हैं ईच और एवरी का डिफरेंस। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये जो ईच होता है ये आपका एक प्रोनाउन भी होता है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। ईच क्या है? ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। पहले एक बार कॉपी कर लो, जिन लोगों को नोट डाउन करना है ना एक बार नोट डाउन करो। वैसे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा,
पीडीएफ से नोट डाउन हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। तो ईच क्या होता है? ईच प्रोनाउन भी है, ईच एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स भी सही है और ईच स्टूडेंट भी सही है। मतलब अब इसका मतलब क्या है कि नाउन है स्टूडेंट, नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ईच यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन ऑफ नाउन होता है, तो नाउन की जगह कौन ले सकता है? प्रोनाउन ले सकता है। तो यहां पे ईच क्या है? प्रोनाउन है। तो ये दोनों के दोनों सही है। जबकि एवरी के केस में क्या होता है? एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होता है। मतलब एवरी स्टूडेंट तो सही होता है, लेकिन एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है? गलत होता है। क्यों गलत होता है भाई? व्हाट इज द रीजन क्यों गलत होता है? क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हमेशा नाउन के पहले आएगा, जस्ट पहले आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ईच और एवरी का डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और दिख रही है आपको। जब मैंने ऑफ लगाया तो प्लूरल नाउन लगाया, जब मैंने डायरेक्टली नाउन लिखा तो सिंगुलर लिखा। तो अभी इस चीज को हम पढ़ेंगे भी, आगे का कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी ऑफ आ जाता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जब भी ऑफ आ जाता है, बहुत सारों में से एक की बात कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, अदरवाइज ये सिंगुलर होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट नंबर 4 सभी को क्लियर है? एवरीवन। चलो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। तो लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 5 नाउ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 5 सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना कि बता नहीं सकती। मतलब एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। एवरीवन सही है बेटा, वन नाउन आ गया एवरी के आगे, तो एवरी के आगे कोई नाउन आना चाहिए डायरेक्टली। तो एवरी वन लिखा तो वन नाउन हो गया। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन इसलिए क्योंकि बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। अगर ईच और एवरी के बाद डायरेक्टली नाउन आ रहा है तो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि ये वर्ड सिंगुलर है। आगे बढ़े, चलो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 किसका कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का? ये हमारे 3 प्रोनाउंस होते हैं, हु, whom, विच भी होता है इनफैक्ट, और दैट भी होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, पहले आप लोग मुझे बताना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who dash working hard. One of my dreams dash to get a job. She is only one of the students who dash working hard. One of the students
dash coming to the party, they are या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ढोलू को वापस ले आते हैं। ढोलू इज वन ऑफ द पीपल हु डैश स्कोर्ड वेल। बताओ कहां कहां सिंगुलर वर्ब आएगी, कहां कहां प्लूरल वर्ब आएगी, और फिर देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। चलो मैं अभी आपको बताती हूं। आर is have scores everyone। सारे सही निकले, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों के नहीं निकले उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। मुझे एक बात बताओ, चलो पहले सेंटेंस को देखते हैं। शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन बहुत सारे बच्चों में से वो एक है। ये हु किसके लिए यूज हुआ है? ये हु यूज हुआ है इन बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उन बहुत सारे बच्चों में से वो एक है। तो ये इस शी का था, ये आर स्टूडेंट्स का था, स्टूडेंट्स प्लूरल था, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया? आर लगाया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसी कॉन्सेप्ट नंबर 5 का पहला सब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी वन ऑफ द लगा हुआ हो, उसके आगे प्लूरल नाउन आता है, और उसके आगे अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, हु लगा हुआ हो, विच लगा हुआ हो, दैट लगा हुआ हो, हुम लगा हुआ हो, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, तो जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही होती है। पहले मुझे बताओ, ये क्या इसका सब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है? ये वर्ब किसकी होती है? ये वर्ब इस प्लूरल नाउन की होती है। चलो, इसका सब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? इसका सब कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है अगर वन ऑफ द लिखा हुआ हो तो नाउन तो प्लूरल ही आएगा, क्योंकि बहुत सारों में से एक की बात हो रही है, तो नाउन तो हर केस में प्लूरल ही होगा। लेकिन अगर हु, विच, दैट या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ है, तो ये जो वर्ब होगी ये किसकी होगी? ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। क्यों सिंगुलर होगी? सिंगुलर इसलिए होगी क्योंकि ये वर्ब किसकी होगी? इस वन की होगी। एक मेरा सपना है, और वो सपना क्या है? वो सपना ये है। तो इस क्वेश्चन को देखोगे, वन ऑफ माई ड्रीम्स, तो वन के आगे नाउन तो प्लूरल है, लेकिन क्योंकि हु, विच और दैट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वर्ब कैसी आई? इसलिए ये वर्ब आपकी सिंगुलर आई। समझ आया सभी को? एवरीवन। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सब कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है इसी में कि अगर ओनली वन लग जाए, अगर क्या लग जाए? ओनली वन। ओनली वन का मतलब होता है कि वो इकलौता है। ओनली वन का मीनिंग क्या है? ओनली वन का मीनिंग है कि वो इकलौता है, उसके अलावा कोई और भी नहीं है। तो अगर ओनली वन लिखा हुआ है और वो इकलौता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑफ द लिखा हुआ है तो नाउन तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी, चाहे हु, विच, दैट लगा हो, चाहे हु, विच, दैट नहीं लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब जो आएगी वो तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कोई भी फर्क किसी भी बात से नहीं पड़ता। अगर ओनली वन लिखा हुआ है तो वर्ब विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? ओनली वन लिखा हुआ था, इसलिए वर्ब कैसी आई? वर्ब आपकी सिंगुलर आई। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी प्रकार की? चलो आगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, हु, विच और दैट नहीं लगा हुआ, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द पीपल है, हु लगा हुआ है, प्लूरल। क्या आप पांचों सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं?
सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, टेक योर टाइम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आपको अगली ग्रामर की क्लास में क्वेश्चंस करवाने हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर वन ऑफ द लिखा हुआ है, हु विच और दैट लगा हुआ है तो प्लूरल आएगा। अगर वन ऑफ द लिखा हुआ है, हु विच और दैट नहीं लगा हुआ तो सिंगुलर आएगा। और अगर ओनली वन लिखा हुआ है तो सिंगुलर ही आएगा। 3 कॉन्सेप्ट्स बस, ये और ये। हैव क्यों आया यहाँ पे? टेंसेस, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते अनलेस एंड अनटिल वो पैसिव वॉइस ना। तो हैव क्यों लगाया? क्योंकि हैज, हैव और हैड के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे बढ़े। आज राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है ना मेरी, कितना सुंदर लग रहा है लिखा हुआ। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद माई सेल्फ टूडे। अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, सुंदर सुंदर सा। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर आते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए और स्लाइड्स बढ़ा देती हूं। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है, कुछ सेंटेंसेस से ही करते हैं। बताओ कहां पर क्या लगाऊं? एवरीवन। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या लगाया? आर। अ नंबर ऑफ पीपल, आर। द नंबर ऑफ पीपल। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी आपको अ नंबर ऑफ दे रखा हो, अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब विल बी प्लूरल। सिंपल सी बात है, कुछ भी नया या डिफरेंट नहीं है। अगर द नंबर ऑफ दे रखा हो, इसका मतलब क्या होता है? आपको एक संख्या दी हुई है। आपको क्या दी हुई है? एक डिजिट दी हुई है। डिजिट तो एक ही दी हुई है, तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हो। तो द नंबर ऑफ पीपल वेटिंग इज 50, जो संख्या है लोगों की जो इंतजार कर रहे हैं वो 50 है। तो ये इसका सब्जेक्ट कौन है? द नंबर। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आ नंबर। क्लियर सभी को? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर आते हैं। लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 7 नाउ। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है, कुछ सेंटेंसेस से करते हैं फिर से। मैनी अ पर्सन डैश waiting outside more than one person
डैश वेटिंग आउटसाइड। कितने कॉन्सेप्ट हैं? 11 कॉन्सेप्ट हैं बेटा। आज का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, 7 कॉन्सेप्ट्स। अगली क्लास में अगले 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पूरी टेबल बनाएंगे, टेबल की फॉर्म से याद करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। A great many person dash waiting outside. Many people dash waiting outside. चलो आंसर बताएंगे सभी लोग। फिर से सभी लोगों ने घोटाला किया है, क्योंकि इन दोनों में इज आएगा, यहाँ पे पर्सन आएगा, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे भी आर आएगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैनी पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। अ ग्रेट मैनी पर्सन्स, इसका मतलब भी क्या है? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? आर लगाया, आर वेटिंग आउटसाइड। तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी यहाँ पे। मैनी या पर्सन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, मोर देन 1 पर्सन का मतलब भी होता है कि कम से कम 2 लोग। लेकिन इन दोनों में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं नियरेस्ट वर्ड को। इसको स्टार मार्क करके लिखना, क्योंकि ये नियरेस्ट वर्ड सिंगुलर है, यहाँ पे आर्टिकल आ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए जैसा कि हमने पढ़ा भी है, अगर अ आर्टिकल लिखा हो, 1 आर्टिकल लिखा हो, इनके आगे 1 एडजेक्टिव लिखा हो, तो इनके आगे नाउन भी सिंगुलर ही आता है, और इसी वजह से हमने जो वर्ब थी वो भी सिंगुलर ही लगाई। तो इस वजह से हमने इन दोनों के आगे क्या लगाया? इन दोनों के आगे हमने इज लगाया। तो मैनी अ पर्सन इज वेटिंग आउटसाइड, मोर देन 1 पर्सन इज वेटिंग आउटसाइड। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? कोई भी हो तो पूछते हुए चलना। चलो तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर मैनी अ लिखा हुआ हो या मोर देन 1 लिखा हुआ हो, इन दोनों के आगे नाउन भी सिंगुलर आएगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। अभी जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूं ना, इसकी पूरी की पूरी एक टेबल भी बनवाऊंगी। तो अगर आपको ये पेन लग रहा है ना कि इतना सारा याद कैसे होगा, सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान मत हो। पूरी की पूरी एक टेबल बना के दी जाएगी आपको, तो वो टेबल से याद हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर सिर्फ मैनी लिखा हो या अ ग्रेट मैनी लिखा हो, तो इनके आगे प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी आपको प्लूरल ही मिलेगी। तो क्या कॉन्सेप्ट नंबर 7 सभी को क्लियर है? इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे बहुत बड़ा या बहुत डिफिकल्ट सा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। यस तो आज हमने ये 7 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अगली क्लास से पहले, जो हम अगले सैटरडे को मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए, एक बार आप सभी लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे, और फिर हम उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी टोटल हमारे 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल संडे है, संडे का दिन है, अच्छे से रिवाइज कर लेना क्लासेस को, क्विज वगैरह दे देना, काफी सारे मॉक टेस्ट दे देना। अब हम मिलेंगे मंडे एडिटोरियल की क्लास के साथ और परफेक्शन की क्लास के साथ। आई होप सभी लोगों को आज समझ में आया, क्या चीजें क्लियर हुई, एकदम अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है।
वंडरफुल। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.